बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो हाजिर खिदमत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। क्या हम मिल सकते हैं? इशाल ने नर्स से पूछा था। जी मिल सकते हैं, मगर कोशिश करें कि उन्हें किसी जैश नामी लड़की से मिलवा दें। जब से होश में आए हैं एक ही नाम पुकार रहे हैं, तो अगर आप जैश हैं तो पहले आप मिल लें उससे। नर्स ने इशाल की तरफ देखते कहा था, जैश ये कौन है? पहले तो कभी ये नाम नहीं सुना। एहाब ने ज़ेरे लब कहा था, खैर आप लोग बारी बारी मिल लें, इकट्ठे एक साथ मत जाइएगा। नर्स कहती चली गई थी, ईशो तुम जाओ मिल लो। फिर एहाब अरहम ने इशाल को आईसीयू के सामने लाते कहा था, मुझ में हिम्मत नहीं, मैं कैसे अपने भाई को इस हालत में देखूंगा। उसने आंसू का गला घूंटते कहा था, बेटा करना तो पड़ेगा ही, हिम्मत आते आते आती है, शुक्र करो खुदा का उसने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं। तुम्हारा भाई मौत के मुंह से वापस आया है। तारिक साहब ने उसका सर थपकते कहा था, मगर पापा हिम्मत करो, पापा की जान, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात काटते बाजू के हल्के में लेते कहा था। वो कांपती टांगों से आगे बढ़ी थी। आईसीयू का दरवाज़ा खोला था। सामने बेड पर वो बेसुध लेटा हुआ था। दोनों हाथों को सुइयों ने जकड़ा हुआ था। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। होंठ अभी भी नीले थे। माथे पर पट्टी थी। आंखों के नीचे की जगह भी नीली थी। पलकों पर सफ़ेद सफ़ेद खुश्की जमा थी। लंबी मुड़ी पलकें भी बीमार लग रही थी। माथे पर बिखरे घुंघराले बाल, सीने पर लगे ईसीजी के कैप और मॉनिटर स्क्रीन पर चलती ज़िंदगी की लकीर। उसका दिल कांप गया था उसकी हालत देखकर। वो शहजाद पाए जिसे हमेशा हंसते हुए देखा, खुद की हिफाजत करते देखा, वो आज ज़िंदगी की दौड़ दौड़ रहा था मौत को शिकस्त देने के लिए। उसे याद पड़ता था बचपन में जब कभी उसे बुखार होता या बीमार होता तो अपने बाबा की तस्वीर सीने से लगाए सबसे छुपकर स्टोर रूम में बंद हो जाता, और फिर जब घंटों ना मिलता तो उसकी माँ उसे बेसुध पड़े को स्टोर रूम से लाकर कमरे में लिटाती। वो भाई जिसने कभी अपनी तकलीफ़ पर किसी पर भी अय्यान नहीं होने दी, जिसके लिए जवानी की दहलीज पार करते बुखार भी मामूली होता गया। 103 बुखार में भी कभी उसने खुद को बिस्तर का ना किया, और अब वो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियां दबाए रोने लगी थी। जोकर भाई के माथे से बाल समेटे और पेशानी पर लब रखे। वो भाई ही नहीं, उसका बाप भी था, उसकी दुनिया थी और उसकी ज़िंदगी पर उसका सबसे बड़ा कर्ज था। अब उसने उसके दाएं हाथ को हाथ में पकड़ा था और उसके नाखूनों को बराई आंखों से अपने हाथ से रिब करते देखने लगी थी। किसी के लमस के एहसास से उसने आंखें वाक की थी। पलकें ऊपर उठी थीं। चेहरे पर तकलीफ़ के आसार अयां थे, जैसे वो कब से बहुत बड़ी तकलीफ़ में हो। इशू उसने उसके हाथ पर अपना हाथ महसूस करते उसका चेहरा देखते कहा था, इशू कुर्बान भाई कुछ नहीं हुआ, मेरे भाई को सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके हाथ को दबाते कहा था, जीश कहाँ है? उसने ऑक्सीजन मास्क में लंबे लंबे सांस लेते कहा था, जैश कौन? ज़ुएशा भाभी। उसने उसके चेहरे की तरफ देखते कहा था, ज़ुएशा ही जैश है, मेरी जैश। उसने उस लब्बों पर मुस्कुराहट सजाते कहा था। दर्द भरी मुस्कुराहट देखकर इशाल का दिल कट कर रह गया था। मुंह पर हाथ रखे वो तेज से बाहर आई थी और हाम के गले लगे हिचकियों से रोने लगी थी। हाँ भाई ज़ुएशा का पूछ रहे हैं, वो उसे ही जैश पुकार रहे हैं। उनका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं कैसे बताऊं कि उनकी जैश मौत से जंग लड़ रही, कैसे दिखाऊं? उसने उसकी शर्ट को पीछे से मुट्ठियों में जकड़ते रोते हुए कहा था, अरसम ठीक हो गया है तो वो भी ठीक हो जाएगी, दुआ करो इशू। हमें हिम्मत करनी है, मुझे तुम्हें एहाब को, वरना हम वापस नहीं जा सकेंगे, प्लीज़ रिलैक्स। उसने उसकी कमर सहलाते हुए उसको डांस देते कहा था। एहाब 2 कदम चलता आईसीयू की तरफ आया था। उसके शीशे के पीछे खड़े होकर उसकी हालत देखी थी और पिछले कदमों पर चलते हॉस्पिटल के कॉरिडोर अबूर करता लान में आ गया था और बेंच पर बैठा आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा था। पूरा बचपन साथ गुजरा, दुख सुख खुशी गम हर चीज़ इकट्ठे शेयर की, यहाँ तक कि कमरा भी। हमेशा जिस शख्स को हंसते खेलते एटीट्यूड दिखाते विनिंग आते देखा, जिसकी ज़िंदगी उसका घर उसके लोग सबसे ज़्यादा अहम थे, जो उसकी छोटी सी तकलीफ़ पर उसकी खुशी के लिए अपनी जान लगा देता था, जो साया था, साहिबान था, यार था, बाप भाई मसीहा रहनुमा सब था उसके लिए। आज वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। काश वो उसकी बीमारी शेयर कर सकता, उसके बस में होता तो सारे दर्द उसके चुन लेता और उसकी जवली में खुशियाँ डाल लेता। या अल्लाह प्लीज़ ज़ुएशा को ठीक कर दे, मेरा भाई उसके बगैर कुछ नहीं है, उसे कुछ हुआ तो मैं कैसे संभालूंगा उसे, कैसे बताऊंगा उसे।
मेरी सारी खुशियाँ ले लें, मेरी सांसें ले लें, मगर मेरे भाई की खुशियों को कभी आँच ना आने देना। आपने मुझसे मेरे पापा को ले लिया, मैंने सब्र किया। आपने मिनतहा को ले लिया, मैंने सब्र किया, मगर अब मैं सब्र नहीं कर पाऊँगी। आपको आपके हबीब का वास्ता मेरे भाई और उसकी खुशी लुटा दें। हाथ जुड़े आसमान की तरफ देखते नम आंखों से कहा था उसने। एहाब को बाहर जाता देख अरहाम ने इस शाल को खुद से अलग किया था और फिर असम के रूम की तरफ बढ़ा था। वो आंखें खुले छत को घूर रहा था, जबकि आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। दिल कर रहा था वो दो लगाऊं तुझे कमीने। आराम ने अपने आंसू को रोकते नम आवाज़ में कहा था। उसने उसकी तरफ देखते कहा था, वो ठीक है। बोलते हुए भी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो ठीक है अरसम, तुम प्लीज़ रेस्ट करो, खुद का ख्याल। अभी आराम के मुंह में लफ्ज़ ही थे कि उसने देखा था उसे ऑक्सीजन का मास्क उतारते। मुझे मिलना है उससे, उसने दर्द बर्दाश्त करते उठते हुए कहा था। अरसम क्या कर रहे हो, ये प्लीज़ लेट जाओ। वो ठीक होटल गई है, फ्रेश। झूठ मत बोल, वो ठीक नहीं थी। मैंने खुद उसकी साकत धड़कन देखी थी, उसका बेजान जिस्म, उसकी बंद आँखें। झूठी हो तो मेरी जैश कहाँ है। पागलों की तरह से सीने से ईसीजी की नालियाँ खींचते, हाथों से ड्रिप्स खींचते, सीने पर हाथ रख के मुश्किल से सांस लेते बोलते कहा था, ये क्या कर रहे हैं आप, आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्या चाहते हैं आप। और आप खड़े तमाशा देख रहे, मना नहीं कर रहे उनको। नर्स जो ड्रिप तब्दील करने आ रही थी, उसके हाथों से नीडल की जगह से खून निकलते देख चिल्लाई थी और उसका हाथ पकड़कर काटन रखा था। शट अप, छोड़ो मुझे। अपनी पूरी जान लगाकर नर्स से हाथ खींचकर उसे परे धकेलते कहा था उसने, और फिर तेजी से बेड से नीचे उतरा था। भाई प्लीज़ क्या कर रहे हैं आप। शोर सुनकर इशाल और तारिक साहब भी अंदर आए थे। इशू वो किनारे पर, मैंने उसे बचाया। वो उसको सांस नहीं आ रहा था, मुझे सांस देना है उसे, वो बीमार है। सीना मलते उसके बाजू में गिरते कहा था। 2 कदम उससे चला नहीं जा रहा था। नर्स हक्का बक्का खड़ी देख रही थी। भाई वो ठीक है, प्लीज़ आप लेट जाएं, मैं खुद लेकर। नहीं, मुझे अभी देखना है उसे, जैश कुछ नहीं हो सकता उसे, मेरा दिल बंद हो रहा है। प्लीज़ इशू, एहाब प्लीज़, उसने इशू की तरफ देखते कहा था। और फिर आँख में दरवाज़ों के बीचों बीच खड़े एहाब को देखते लड़खड़ते हुए उसके सामने हाथ जाते हाथ जोड़े थे। अरसम भाई, मैं वादा कर रही हूँ ना कि इशू रहने दो। आओ अरसम। एहाब ने हाथ से उसे कुछ भी कहने से रोका था और फिर अरसम को लेकर बाजू को पकड़कर उसे सहारा दिया था। दूसरी तरफ से अरहाम ने आकर पकड़ा था। सुशी की तबीयत ठीक नहीं है अरसम, डॉक्टर ने अगले 2 घंटे टेकल बताए हैं। तबीयत तुम्हारी भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम भी मौत से लड़कर वापस लौटे हो। हमारे लिए ये आजमाइश किसी भी दुख से बड़ी है। हम हर सेकंड में मरे और जिए हैं, मगर अगर तुम जोशी को देख कर और वो तुम्हें पाकर ठीक हो सकते तो प्लीज़ खुदा का वास्ता मुझे मेरा अरसम पहले जैसा और मेरी बहन पहले जैसी चाहिए, वरना एहाब रंतावा तुम दोनों से पहले मर जाएगा। उसने जोशिया के आईसीयू रूम में ले जाते हुए कहा था उसे, और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर खड़ा किया था। फिर उसका चेहरा हाथों में लेते उसकी झुलसती पेशानी पर लाभ रखते उल्टे कदमों अरहाम का हाथ पकड़े वहाँ से चले गया था और दरवाज़ा बंद किए आईसीयू के शीशे के सामने खड़े होकर वो तीनों देखने लगे थे। उसने आंख उठाकर देखा था, सामने नाजुक मरियल वजूद सुइयों और डॉक्टरी मशीनों को रहम करम पर पड़ा था। लंबे बाल कुछ तकिए पर और कुछ एक कंधे पर पड़े थे। नीली और पीली रंगत, सफ़ेदी और गुलाबी पिन जैसे किसी ने खींचकर निकाल दिया हो जिस्म से। ऐसा फाक चेहरा जैसे किसी ने खून खींच दिया हो। वो वहीं खड़ा उसे देखता रहा था। क्या ये वही वजूद था जो पहली बार देखा था उसने। उसकी आंखों के सामने उसका वो यूनिवर्सिटी का पहला टकराव लहराया था। लेमन ड्रेस में, बाल कमर पर जोड़ रहे थे, डरा डरा सहमा चेहरा, कानों में छोटे छोटे टापस और कंध पर ब्लैक शाल। वो बीरबल के नज़र आ जाने पर उसके हाथ को पकड़ना। उसने अपने हाथ को देखा था। फिर मायों के ड्रेस में वो उसे मुस्कुराती हुई नज़र आई थी। फिर मेहंदी के ड्रेस में उसकी तरफ बढ़ रही थी। फिर बारात की रात उसका बोतल मारना, उसके होंठों का लम्हा, सारे मंजर एक एक करके उसकी आंखों के सामने लहराए थे। वो उसके पाँव वाली साइड आकर रोक गया था। उसका वजूद बेजान था, बेसुध। सामने मॉनिटर स्क्रीन पर उसकी ज़िंदगी की लकीर कभी डूब और कभी उभर रही थी। वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया था, उसके पाँव को अपने कांपते हाथों से छुआ था। ये जफ़ाए गम का चारा, वो निजात दिल का आलम, तेरा हुस्न दस्त ईसा, तेरी याद रुए मरियम। उससे गुलाबी पाँव बेजान थे, छोटे छोटे पतले पतले नाज़ुक पाँव जिसकी उंगलियां छोटी छोटी पतली पतली थी और नाखून ऐसे जैसे किसी ने नील फेंका हो उन पर। उसने झुक कर अपने पाँव के नाखूनों को देखा था, वो भी तो वैसे ही थे। उसके लम्हों पर दर्द भरी मुस्कुराहट आई थी। पता है जैश, पहली बार मैंने तुम्हारा पर्पल आंचल देखा था
اور اس آنچل کے پیچھے میں تمہارے بیک یارڈ تک خوار ہوا تھا، مگر مجھے صرف اس رات تمہارا آنچل دیکھنا نصیب ہوا تھا، تمہارا چہرہ نہیں۔ تمہارے آنچل کی خوشبو مجھ تک ہواؤں نے پہنچائی تھی، مجھے تم سے محبت اسی رات ہو گئی تھی۔ پھر یونیورسٹی، سب تو بعد کی باتیں، کاش اس دن وہ پزل باغ تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتا تو یہ دیوانہ آج یوں ان قدموں میں پڑا نہ ہوتا۔ زیش ایک طرف سے، اچھا ہی ہوا کہ یہ سب ہوا، یہ نہ ہوا ہوتا تو پتہ کیسے چلتا ارسم کی دیوانگی ہو۔ تم بدلا نہیں، پلیز زیش ایک بار میری طرف دیکھو، مجھے اپنے لمحہ سے ٹھیک کرو، میں مر رہا ہوں، مجھے سانس نہیں آ رہا، بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے تمہاری خوشبو، تمہارا لمحہ چاہیے، بالکل ویسا لمحہ جو اس رات چوٹ لگنے پر دیا تھا، جو اس وہ میرے بغیر کہے سونپا تھا۔ یہ کیسا عشق ہے، تم بے جان پڑی اور میں سانسیں لے رہا ہوں، میں سانس لے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تو تمہیں بھی بولنا ہوگا زیش، ورنہ آپ میرے نشان بھی مٹاؤ، مجھے بھی بے جان کرو۔ اس کے پاؤں کو ہاتھ میں پکڑے وہ روئے جا رہا تھا، اکھڑتے ہوئے سانس لیتے التجا کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور باہر کھڑے ارحام، اشال اور حاب اس کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ یہ ارسم تو کوئی اور تھا جو سب سے اپنا درد چھپاتا تھا، جو کسی کے سامنے آنسو نہیں باتا تھا۔ وہ آج اپنی محبت کے لیے تل تل مار رہا تھا۔ کیا یہ وہی ارسم تھا جو چٹان کی طرح مضبوط تھا، مگر آج وہ کسی سوکھے مڑے پتے کی طرح ریزہ ریزہ تھا، جس کا جسم کانپ رہا تھا؟ مجھے معاف کرو زیش، تمہارے ایک ایک آنسو کا ذمہ دار ہوں، میں چاہتا ہوں تم جیو، تم زندہ رہو، میری سانسیں لے لو پلیز۔ ویسے بھی میں تو اب کسی نفرت کے قابل بھی نہیں، فہم مجھ سے نفرت کرتی ہے، سب نفرت کرتے ہیں، پر میں بابا سے، ماما سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر میں تم سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ پلیز مجھے تمہیں مضبوط دیکھنا، لوٹ آؤ، میرے مرنے کے بعد تمہیں مضبوط بننا ہے، اس ظلم سے بدلہ لینا ہے۔ اس نے تمہیں دھکا دیا تھا نا، میں تمہیں اپنی ساری سانسیں دے کر جاؤں گا، تم سٹرانگ بن جاؤ میرے لیے، میں معافی مانگتا ہوں تم سے، مجھے معاف کر دو زیش پلیز۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر لب رکھتے کہا تھا اس نے، اس کے لبوں کا لمس ملتے ہی اس کے پاؤں کے انگوٹھوں نے حرکت کی تھی، ٹھنڈے پاؤں اس کے ہاتھوں کی آغوش میں آتے ہی گرم ہوئے تھے، اس کے آنسو نے اس کے پاؤں کو بھگا دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے کہ جیسے عکس پانی میں، یہ سایہ روبرو میرے، وہی لہجہ، وہی باتیں، وہی آنکھوں سے ہنس دینا۔ مانیٹر سکرین پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، اس کے لمحہ سے ہاتھوں کی انگلیاں ہلی تھیں اور پلکیں لرزی تھیں۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں، پر آئی ایم سوری زیش، اس نے روتے ہوئے اس کے پاؤں کو چومتے کہا تھا، اور پھر پیچھے کی طرف بری طرح سے گرا تھا۔ احاب، اشال اور ارحام جلدی سے اندر آئے تھے، ادھر زویشہ کے سانس آنے لگے تھے، گلے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسی دوران ڈاکٹر اندر آئی تھی، ہارٹ بیٹ نہیں چل رہی، ہارٹ پمپ کرو، اس نے نرس کو حکم دیا تھا۔ جب تک ڈاکٹر زویشہ کے ہارٹ پر ہاتھ رکھے اسے دبا رہی تھی، ادھر میل نرس اسٹریچر پر ڈال کر ارسم کو آئی سی یو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ احاب، ارحام، اشال اور طارق صاحب سب کو انہوں نے باہر ویٹ کرنے کا کہا تھا۔ ارسم کے پیچھے کی طرف گرنے سے سر کی پچھلی سائڈ پر بری طرح چوٹ آئی تھی، یہی نہیں وہ ایک دم بے ہوش ہو گیا تھا۔ اشار روتے ہوئے بھاگتی، کبھی ارسم کے آئی سی یو کے شیشے کے پار دیکھتی اور کبھی زویشہ کے آئی سی یو کے شیشے کے اس پار دیکھتی۔ لبوں پر درود پاک کا ورد جاری تھا اور ایک ہی التجا تھی لبوں پر، ان دونوں کی صحت کی۔ پھر مسلسل 1.5 گھنٹے کی کوشش کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھیں اور اس نے نوید سنائی تھی ان دونوں کے خطرے سے باہر ہونے کی، اور ڈاکٹر نے ان سے درخواست کی تھی کہ اگلے چند گھنٹوں تک ان سے کوئی ملنے جائے گا، انہیں نیند کے انجیکشن دیے گئے تاکہ وہ ریسٹ کریں، وہ جتنا ریسٹ کریں گے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ مہندی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ اور شیری روم میں آئے تھے۔ شیری بیڈ پر آ کر لیٹا تھا اور وہ بھی چینج کر کے آ کر لیٹی تھی۔ سبھی بھائی بہت اچھے ہیں، مگر شیری نے بات ادھوری چھوڑی تھی، مگر منتہا نے اس کے اوپر کمفرٹر ڈالتے پوچھا تھا، مگر آپ کو یاد ہے پی جب میں، آپ اور بابو اس رات چیز کیک لینے گئے تھے، اس لڑکے سے میں ٹکرایا تھا، اس نے مجھے سوری بھی بولا تھا۔ آئی وانٹ ویسا شہزادہ جیسے لڑکا آپ کی لائف میں آتا، وہ کتنا پیارا تھا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ، بالکل مہنگا برانڈ۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کچھ چیزیں قسمت میں نہیں ہوتی شیری، ویسے بھی سبھی بھی تو اچھے ہیں، اور مہنگا برانڈ تم اسے بھی کہہ سکتے ہو، ہر لحاظ سے وہ بھی تو پرفیکٹ ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جبکہ آپ کا ذکر سن کر اس کی روح چھلنی ہوئی تھی۔ جی اپی، مگر ویسی پرسنالٹی ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ خیر میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی اس کی بات بیچ میں ہی تھی کہ دروازہ کھول کر پنکی اندر داخل ہوتی۔ میں باہر لان میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا، جلدی پہنچو، منتہا سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپی ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہیں سے بھی، یہ بشام بھائی کی بہن نہیں لگتی، کوئی مینرز ہی نہیں ہے۔ شیری کے ماتھے پر بل آئے تھے، منہ پھلاتے ہوئے اس نے کہا تھا، ایسا نہیں کہتے شیری، وہ لاڈو میں پلی ہے اور ویسے بھی وہ بڑی ہیں تم سے، دوبارہ نہ میں سنوں ایسی بات تمہارے منہ سے۔
उसने टोकते हुए कहा था। वो मुंह मोड़ कर दाएं करवट होकर लेट गया था। वो उठी थी, लाइट ऑफ करके लैंप लाइट जलाकर दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर निकली थी और लॉन की तरफ चल रही थी। आइए महारानी साहिबा, मुझे ये बताएं कि किसकी दुल्हन बनने जा रही हैं आप, सफ़ी की या हाशिर की? उसने मिंतिया को अपनी तरफ आते देखते पूछा था। सफ़ी की। उसने गहरा सांस हवा के सपोज किया था। चटाक उसने खींचकर थप्पड़ मारा था उसके मुंह पर कि वो गाल पर हाथ रखे पीछे को हुई थी। मेरी शक्ल पर पागल लिखवा है या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? ये सब ड्रामा मुझे ट्रैप करने के लिए है ना कि जन्नत से आशिर शादी कर रहा है और तुम सफ़ी से। तो एक बात अच्छे से जान लो मिस मिंतिया रोयल, मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी शादी आशिर से और जन्नत की शादी सफ़ी से हो रही है। मेरे घर में मेरे साथ जो खेल खेला जा रहा है ना, उसकी बसात मैं तुम पर ऐसी उल्टूंगी कि याद रखोगे। तुम्हें मैं किसी भी सूरत आशिर का होने नहीं दूँ, ये वादा है मेरा। बस कल तक इंतज़ार कर लो। उसको उंगली उठाकर चैलेंजिंग अंदाज में वार्न किया था उसने। मैं नहीं जानती पिंकी, तुम्हारा असल मसला क्या है? तुम क्यों एक एहसास के सारे खुद को तबाह कर रही हो? मोहब्बत तो बहुत पाक और ठहराव देने वाला, सुकून देने वाला जज्बा है। जिसको हो जाती है उसमें सबसे पहले अपने जज्बे का सब्र बरती है। मोहब्बत तो कभी छीनती नहीं है किसी से कुछ भी, बल्कि दान करती है, फराग दिल बनाती है। फिर तुम मेरी समझ से बाला तारो। अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो फिर उसकी खुशी क्यों नहीं चाहती? ये मोहब्बत है या किसी को पाल लेने की जंग? जो तुमने ना जीती तो महरूम रह जाओगी। इतने महीनों तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त करके भी मैं तुम्हारा मसला नहीं समझ पाई। मगर मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे दिल को सुकून दें, ठहराव और सब्र दें। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं है। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बगैर डरे उसकी आंखों में आंखें डालते कहा था उसने और फिर चली गई थी। इम्प्रेसिव स्पीच कहते उसने ताली बजाकर फलक शगाफ कह का मारा था और फिर अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप किया था। कल रात 8 बजे रेडी रहना, घर का पिछला दरवाज़ा खुला होगा और वो ऊपर वाले पुरुष के तीसरे कमरे में बंद होगी। कहते ही उसने मैसेज सेंड किया था और इधर उधर देखती अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। ये मोबाइल उसने बहुत संभाल कर किसी नौकर से मंगवाया था और चोरी रखा हुआ था अपने पास। सो गई सवेरा? उन्होंने फाह को आते देख पूछा था। चीज़ सो गई, बस हाई की तरफ। वो भी इंसिस्ट कर रही थी कि सबसे बात करो। अगर मगर आंटी हैरत की बात यह है कि कब से मैं भी ट्राई कर रही हूँ, सबके नंबर्स बंद जा रहे हैं। रात के 10 बज गए, मैं पिछले 3 घंटे से ट्राई कर रही हूँ। उसने ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठते कहा था। जब भी मुलाजिम ने चाय आकर रखी थी। बेटा फाह, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। उन्होंने डरते हुए कहा था। क्या बात है आंटी, खैरियत? उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा था। फाह, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया बेटा, मेरी तो हिम्मत भी डगमगा रही है। तुम्हें बताती हूँ मगर क्या करूँ, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही। शायद ये सुनकर तुम सवेरा को ज़्यादा अच्छे से संभाल सको। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा था। क्या बात है आंटी, अब मुझे भी परेशानी हो रही है। उसने परेशान ज़द्दा लहजे में कहा था। बेटा असल में उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उन्हें उसके करीब बैठते उसका हाथ पकड़ते कहा था। कैसा हादसा आंटी? सब ठीक है ना? वो लोग ठीक तो हैं? उसकी आंखों में नमी आई थी। पहाड़ की चोटी पर कोई बात हुई थी जमुना जीनम और ज़ुवैशा के दरमियान। जीनम ने ज़ुवैशा को कोई चैलेंज दिया। आई थिंक जीनम मोहब्बत करती थी अरसम से, तो उसने अपनी मोहब्बत को प्रूफ करने के लिए कहा कि वो पानी में कूदेगी और अगर ज़ुवैशा भी अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो वो साबित करे। इशार के मरना करने के बावजूद इन दोनों बहनों ने ज़ुवैशा पर प्रेशर डाला और फिर जीनम उसे लिए पानी में कूद पड़ी समुंदर के। अरसम ने जीनम को पकड़कर उसके गिर्द अपनी रस्सी बांधी क्योंकि वो ऑन ट्रैक था और फिर ज़ुवैशा को बचाने समुद्र में कूदा, उसे बचाकर निकाला समुद्र तक। मगर वो दोनों अब क्रिटिकल सिचुएशन में मलेशिया के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पर हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता और जीनब की डेथ हो चुकी है। उन्हें गोया उसकी समातों पर बम फोड़ा था। ये सब सुनकर वो बुरी तरह खौफजदा हुई थी और रोते हुए नफ़ी में सारी लाया था। जोशी पीछे खड़े हाई साहब ने ज़ेरे लब कहा था और भागता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा था। वो जब अंदर आया तो उसने किसी हादसे का जिक्र सुना और फिर वहीं खड़ा हो गया और आगे की बात सुनकर उसे लगा जैसे वो सांस नहीं ले पाएगा। क्या लगता है हैसम का क्या रिएक्शन होगा और मिंतिया के साथ अब क्या होने वाला है? क्या मुअज़्ज़म हुसैन वापस आ रहा है? ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।